तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम 10th क्लास में हैं और हम पढ़ रहे थे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यानी कि कक्षा 10वीं में हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा का पाठ। तो उसमें हमने कल की क्लास में ओम्स लॉ जान लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने जान भी लिया था, तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशन बताया था, यानी कि इन्होंने विद्युत विभव और धारा के बीच एक संबंध बताया था। इन्होंने कहा था यदि तापमान नियत रहे, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे। सभी मेरी बात ध्यान से समझेंगे। फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, आपके जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आप कह सकते हैं वॉल्यूम। किसी तार को वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है, तो इस केस में वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। दबाव आप क्या कर रहे हो, नियत रख रहे हो, तापमान आप नियत रख रहे हो, और साथ ही साथ आपने क्या किया, आयतन को भी नियत रखा किसी तार के। तो जितना विभव आप देंगे उतना ज्यादा ही उसके अंदर धारा भी बढ़ती जाएगी, यानी कि विभव की मात्रा आप बढ़ाते जाएंगे तो धारा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। यही ओम ने अपने ओम के नियम में बताया कि विभव जो है समानुपाती होता है धारा के, या आप कह सकते हैं धारा जो है समानुपाती हो जाएगी विभव के। विभव यानी कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हेन द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस? फिजिकल कंडीशंस आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड द वॉल्यूम बेसिकली, बट हम फिजिकल कंडीशन अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ओम की वैलिडेशन मिल जाएगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान में रखना है वो रखना है टेम्परेचर। तापमान नियत होना चाहिए, ठीक है बालको। तो याद रखेंगे सभी, तापमान नियत होगा, यानी कि टेम्परेचर हम उस तार का नहीं बदलेंगे, तो जितना ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही करंट बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज द सिंपल रिलेशन गिवन बाय ओम इन ओम्स लॉ, ठीक है। तो फिर हमने ये वाला फिगर भी देख लिया था कि जब हम 1.5 वोल्ट की बैटरियां लगाते जा रहे थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, करंट भी बढ़ता जा रहा था। पर हमने एक चीज नोटिस की थी, वो छोटी सी चीज ये नोटिस की थी कि जो रेशियो था वी और आई का, यानी कि जो अनुपात था वी बटे आई का, वो नियत था। और उस नियत अनुपात को अपन लोगों ने क्या कहा था, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध ना। प्रतिरोध मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का काम होता है धारा के रास्ते की रुकावट, है ना। करंट के रास्ते की हिंड्रेंस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, या हम कह सकते हैं करंट अगर बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है तो अगर इसको कम करना है तो हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो आपका करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही क्या है, करंट को रोकने का काम है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस वी आई ग्राफ से हमने देखा, तो वी आई ग्राफ की जो ये प्रवणता निकल रही है जिसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये जो आप समझ रहे होंगे ना, ये ढाल है, ये ढाल है, इसको हम ढाल कहते हैं। शायद आपने गणित में ये पढ़ी हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होगी। ढाल इसको कहते हैं हम, स्लोप हम इसको कहते हैं। तो स्लोप जो होती है ये प्रतिरोध बताती है। क्या बताती है? प्रतिरोध। तो एक क्वेश्चन आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वी आई ग्राफ की प्रवणता आपको क्या बताती है। तो वी आई ग्राफ की प्रवणता आपको प्रतिरोध बताती है। इस चीज को कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से छोटी सी बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सो स्लोप ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इज अ स्पेस। यहाँ पे एक नोट डाल के, हम प्यारा सा नोट डाल के लिखेंगे। नोट है हमारा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस। हमें जो वी आई ग्राफ की प्रवणता होती है, प्रवणता किसको कहते हैं, स्लोप को, गिव्स अस रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ की प्रवणता कह लीजिए, या इसको ढाल कह लीजिए, जिसको हम ढाल भी कहते हैं, हमें प्रतिरोध देती है। हमें प्रतिरोध देती है। हम क्या कहेंगे, वी आई ग्राफ की जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो प्रतिरोध बताती है। और एक नोट और डाल लीजिएगा साथी पे, कि अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा है
तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध अगर ज्यादा होता है तो धारा कम हो जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिए आप फटाफट से। चलिए, तो ये एक छोटी सी बात थी। नाउ इस पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि स्लोप हम समझ गए सर, ये ढाल जो है प्रवणता बताती है, तो ये हमारे पास ओम का नियम होता है। इसे फटाफट से नोट करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और V बराबर IR। तो V इक्वल टू IR जो है ये ओम का सिद्धांत है। और ये कब मान्य है, ये तभी मान्य है जब तापमान स्थिर हो, तापमान नियत हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर हमारा करंट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ये तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब उस तार के आसपास, सराउंडिंग के आसपास का तापमान या उस वायर का तापमान हम कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे, ठीक है। तो ये ओम सूत्र। जहां पे हम आर को क्या कहते हैं, आर को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ मेटेलिक, यानी कि नियत है। आर यहाँ पर क्या है, एक नियत है। आर यहाँ पर एक स्थिरांक बोल सकते हो, नियत बोल सकते हो, नियत राशि है जो बदल नहीं रही है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, आर की इकाई याद रखनी है। तो आर की इकाई कैसे निकाली जाएगी, देखो आर की इकाई निकाली जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। सर कैसे निकाली जाएगी, तो आर को अकेला छोड़ दो, ये आई इसके नीचे आ जाएगा, तो वी बट्टा आई वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जान चुके हैं। नाउ बात कर ले इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई जो होती है प्रतिरोध की, ठीक है, मैं फिर बोलूंगा प्रतिरोध की एसआई इकाई। किसकी, प्रतिरोध की, प्रतिरोध की एसआई इकाई किससे, एक ग्रीक लेटर है ओम। हालांकि ये ओमेगा का चिन्ह है, ओमेगा हम इसको कहते हैं, ओम से दर्शाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार आर बराबर वी बट्टा आई होगी, सिंपल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर विद्युत विभव किसी कंडक्टर में या किसी चालक में, किसी चालक का मतलब क्या समझते हैं, चालक का मतलब कोई तार, चाहे आप कॉपर की तार ले लीजिए, तांबे की तार ले लीजिए, एल्यूमिनियम की तार ले लीजिए, तार जिसके अंदर करंट अच्छे से फ्लो करे, धारा बहुत अच्छे से बह जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। तो फिर आपको याद रखना है, तो अगर R इज इक्वल्स टू V बट्टे I है, सिंपल सी बात, तो V का मान अगर मैं 1 वोल्ट रख दूं और I का मान भी मैं 1 एम्पियर रख दूं, तो क्या सर ये 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पियर नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर का मतलब ही तो 1 ओम होता है। तो अगर आपसे कहे डिफाइन 1 ओम, 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करिए, क्या बोलता है, 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करिए, तो आप कहेंगे यदि किसी चालक में दो छोरों के बीच, छोर मतलब एंड्स, दो कोने, जैसे ही है ना, ये देखो मेरे हाथ में है, ठीक? इसका एक कोना, इसका दूसरा कोना, इसका एक कोना, इसका दूसरा कोना। यदि इस, मान लो ये तांबे की मैंने एक तार पकड़ी है, जिसका एक कोना ये रहा, दूसरा कोना ये रहा। इस एक कोने से इस कोने के बीच का विभांतर, विभांतर समझ रहे हो, इस पे मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अगर मैं इससे इसके बीच का वोल्टेज 1 वोल्ट कर दूं, जिसके कारण धारा भी इसमें कितनी बहे, 1 ही एम्पियर। अगर मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा और बैटरी से जोड़ने के बाद इसके अंदर 1 वोल्ट का विभव आ गया और इसके अंदर धारा भी 1 ही वोल्ट है, तो इसके अंदर का प्रतिरोध भी 1 ओम होगा। सिंपल गणित है, ऊपर भी एक नीचे भी एक, तो 1 बटा 1 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 बटा 1 1, 1 वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम होता है। तो यदि किसी तार में एक कोने से दूसरे कोने में 1 वोल्ट का विभव हो, जिसके कारण 1 एम्पियर करंट यानी कि धारा प्रवाह कर रही हो, तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो यहां पर भी यही लिखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यदि विद्युत विभव अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि एक चालक के दो छोरों के बीच 1 वोल्ट है, देन द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और वहां पर जो करंट यानी कि धारा जो है 1 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो दिया जाएगा 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है।
तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले आप इंग्लिश में इसको नोट कर लीजिए, देन मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, ये तो हमने कर ली थी, आपने यहाँ से कर जल्दी से। तो 1 ओम होता है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, सो देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है, आई हैव डन। फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। तो थोड़ा इसको हिंदी में भी लिख देते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारे हिंदी वाले भाई बहनों के लिए भी आसानी हो जाए। आपको ध्यान देना है, यदि 1 वोल्ट का विद्युत विभव हो जिसके कारण 1 एम्पियर धारा का प्रवाह हो, तो याद रखिएगा उस समय जो रेजिस्टेंस होगा यानी कि प्रतिरोध होगा वो बन जाएगा हमारा 1 ओम। तो 1 ओम को अगर हम परिभाषित करें तो वो हम कर सकते हैं जब 1 वोल्ट का विभव, 1 वोल्ट का विभव, ठीक है, विभव समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 वोल्ट की बैटरी लिया है मैं, जिससे कारण 1 एम्पियर धारा किसी चालक में प्रवाह करे तो उस तार का, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1 ओम हम समझ गए, 1 ओम क्या होता है, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर सूत्र है, तो I का सूत्र हो जाएगा V बट्टा आर, और R का सूत्र हो जाएगा V बट्टा आई। ये नहीं भूलेंगे आप, यानी कि अगर एक प्रश्न में आपसे I का मान पूछा होगा तो आप V बट्टा आर कर देंगे, V का मतलब वोल्टेज है, R का मतलब प्रतिरोध है, ठीक है। अगर आपसे I और R दे रखा होगा तो V पूछा है तो V बराबर आई आर लगा दो, और R पूछा होगा तो V बटा आई लगा दो। जल्दी से इन 3 चीजों को भी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, हालांकि है तो एक ही फॉर्मूला, बट नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर एक चीज गिवन है हमें, यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी है, इससे ऑब्वियस है दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यहाँ से एक बात पता लगती है कि करंट यानी कि धारा जो है प्रतिरोध के वक्रानुपाती है। वक्रानुपाती है मतलब यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या होगा, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटेगी। आर का मान अगर बढ़ गया तो आई का मान घट जाएगा, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आर का काम क्या है, आर का काम है करंट को रोकना। तो यदि आर जितना ज्यादा होता जाएगा करंट उतना कम होता जाएगा। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट और शॉर्ट आपको बताऊं, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, हाइयर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर। अगर आर का मान उच्च हो जाएगा तो धारा उस तार के अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, यहां से ही तो पता लग गया कि करंट जो है किसी रजिस्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कैसा है, वक्रानुपाती है, किसके, धारा के। नाउ इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए यानी कि अगर प्रतिरोध डबल हो गया, डबल कैसे हो गया, पहले 2 ओम था माना, अब 4 ओम हो गया, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे अच्छे से, यानी कि अगर किसी तार के अंदर हमारे पास जो धारा है या हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाए तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा। भाई ये बात याद रखनी है, ये छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में आती है, और वो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अगर प्रतिरोध 2 गुना हो गया तो धारा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी। अगर प्रतिरोध 4 गुना हो गया तो धारा 1/4 हो जाएगी। इफ द करंट फ्लो रेजिस्टेंस इन द वायर इज डबल देन द करंट बिकम हाफ, एंड इफ द
रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स, द करंट बिकम 1/4 टाइम्स। रेजिस्टेंस जैसे 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 बढ़ता जाएगा, करंट वैसे 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 कम होता जाएगा। यानी कि जैसे 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 प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, वैसे 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 धारा कम होती जाएगी ना। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले तो नोट में डाल भी लेते हैं कि यदि R का मान बढ़ा तो धारा कम हो जाएगी। अच्छा, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं, इसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। सभी को ये शॉर्ट नोट्स बनाने का पता होना चाहिए, इससे क्विक रिवीजन होता है। अब इससे क्या पता लगा, R बढ़ गया तो I कम हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भी कैसे, इफ R बिकम डबल, यानी कि रेजिस्टेंस जो हो वो डबल हो जाए, यानी कि प्रतिरोध अगर डबल हो जाए, देन करंट बिकम्स हाफ। यानी कि यदि यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो धारा आधी हो जाती है। नोट कर ले फटाफट से छोटी छोटी बातों। तो रेजिस्टेंस का डबल होना, करंट का आधा होना क्या दर्शाता है कि ये एक दूसरे के वक्रानुपाती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसको मैं नंबर से ऐसे समझा सकता हूं कि माना किसी तार का प्रतिरोध पहले 10 ओम था, मान लिया एक तार थी, उसका प्रतिरोध 10 ओम था। अब इस तार का प्रतिरोध 10 ओम था। इस टाइम माना यहाँ पर धारा जो थी वो 2 एम्पियर बह रही थी, मान लेते हैं, ठीक है। एक नंबर से खेल रहे हैं जिससे हल्का फुल्का में आइडिया पता लग जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इन शब्दों से। माना कि इस तार का प्रतिरोध, इसके अंदर प्रतिरोध 10 ओम है और इसके पास जो धारा प्रवाह हो रही थी, यानी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वाज 2 एम्पियर दैट टाइम। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, रेजिस्टेंस डबल होने का मतलब है रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। डबल मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 1 रुपए तो उसके दुगने आपके पास, तो आपके पास 2 रुपए। दुगना क्या होता है, जितने पैसे मेरे पास उसका डबल आप कर लो। अगर मेरे पास 10 रुपए तो आपके पास अगर मुझसे दुगने हैं तो कितने होंगे, 20 रुपए। अगर मेरे पास 100 रुपए तो आपके पास उसका डबल, यानी कि आपके पास 200 रुपए। अगर मेरे पास 1000 रुपए तो आपके पास उसका 3 गुना है, यानी कि आपके पास 3000 रुपए। मेरे पास अगर 500 रुपए तो आपके पास अगर उसका 10 गुना है तो आपके पास 5000। आप क्या कर रहे हो, जो भी मेरे पास अमाउंट थी उसको मल्टीप्लाई कर देते हो जितना गुना बढ़ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, अगर 2 गुना बढ़ गया तो पहले प्रतिरोध कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 20 ओम। इतनी बात समझ में आती है भाई। पहले रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, अब बढ़ के कितना हो गया 20 ओम, क्योंकि 2 गुना बढ़ गया। तो पहले धारा अगर 2 एम्पियर थी तो धारा आधी हो जाएगी, अब धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। यानी कि प्रतिरोध बढ़ा 2 गुना तो धारा हो गई आधा। ये चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर R डबल होता है, यानी कि R 2 गुना हो जाता है, प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, तो धारा हो जाएगी आधी, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, यही चीज मैं आपको बता। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना, धारा का क्या करना है, विरोध करना बोलते हैं हम जिसको, अपोज करता है करंट, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात समझते हैं। सो यही कह रहा है, सो दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ लिया कि जो करंट है, जो हमारी धारा है, वो वक्रानुपाती होती है प्रतिरोध के। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, यानी कि अगर हम प्रतिरोध को 2 गुना कर दे, द करंट गेट हाफ, यानी कि जो करंट है, यानी कि जो धारा है वो आधी हो जाएगी। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में, यानी कि हमारे आसपास में जो भी डिवाइस बनते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कभी धारा को बढ़ाया जा सके या धारा को कम किया जा सके। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज के सोर्स को वेरिएबल रेजिस्टेंस देना पड़ता है, यानी कि एक परिवर्ती प्रतिरोध हमें देना पड़ता है, जिससे क्या हो, प्रतिरोध कभी ज्यादा हो तो धारा कम बहे, प्रतिरोध कम हो जाए तो धारा ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे वो डिवाइस को यानी कि उस यंत्र को क्या चाहिए, कभी ज्यादा धारा चाहिए, कभी कम धारा चाहिए। ठीक है, और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। ये हमने कल भी देखा था, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक। तो अब एक एक्टिविटी के तौर पे हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो देखो, टेक अ नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम की तार ले ली, एक टॉर्च ले लिया, एक 10 वोल्ट वॉट का बल्ब ले लिया, एक एमीटर ले लिया। एमीटर की रेंज कितनी है, 0 से 5 एम्पियर, यानी कि जो एमीटर धारा माप सकता है वो 0 से लेके 5 एम्पियर तक धारा माप सकता है। एक प्लग ले लिया, यानी कि एक स्विच ले लिया, ठीक है, और एक तार ले ली। ठीक है, हमने इन सबको जोड़ के क्या किया, कंप्लीट किया अपना सर्किट। तो देखो, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप एक्स वाई। तो हमें क्या करना है, नाइक्रोम न्यूक्लाइम को तार इसको उठा के यहाँ लगा देना और एक्स वाई में सर्किट, यानी कि हम पूरा सर्किट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बोला प्लग द की लगाओ, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग। अब यहाँ पर क्या करो, एमीटर की रीडिंग देख लो, यानी कि जो एमीटर बता रहा है उसकी रीडिंग नोट कर लो। ये लगाने के बाद बैटरी जोड़ के आपने स्विच जैसी ऑन किया, एमीटर ने कुछ बताया। अब क्या किया, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग। अब प्लग से की हटा दो। नाउ रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद टॉर्च बल्ब। अब पहले हमने इस सर्किट में क्या लगाई थी, इस परिपथ पे ये नाइक्रोम की तार लगाई थी। अब नाइक्रोम की तार हटाओ और बल्ब उठा के लगा दो, यानी कि पहले आपने ये नाइक्रोम की तार यहाँ लगाई थी, फिर आपने एमीटर की रीडिंग नोट कर ली। अब आपने नाइक्रोम की तार निकाल के रख दी साइड, और साइड में पड़ा हुआ बल्ब उठाया और यहाँ लगा दिया। अब आप फिर से एमीटर की रीडिंग नोट कर लो। वो यही कह रहा है, इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ एमीटर। रिपीट करो इस चीज को, ठीक है ना। 10 वॉट के बल्ब को इस गैप में लगाओ। आर द एमीटर रीडिंग डिफर फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट इन द गैप एक्स वाई। यानी कि वो कह रहा है, क्या जब मैंने नाइक्रोम की तार इस एक्स वाई में लगाई थी और जब मैंने ये बल्ब एक्स वाई में लगाया, क्या ये दोनों की दोनों रीडिंग, यानी कि जो एमीटर की रीडिंग आई थी वो सेम रही होंगी। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें करके देखनी है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगेगा, देखो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगेगा, इस एक्टिविटी से या इस एक्टिविटी के दौरान हमें ये पता लगेगा जो करंट है ना वो दोनों टाइम पे अलग अलग आएगा। यानी कि जब आपने नाइक्रोम की वायर डाली तो हमारे एमीटर की रीडिंग कुछ और थी, जब आपने वो नाइक्रोम की तार वहां से निकाली और वहां बल्ब फिट कर दिया तो बल्ब फिट करने के बाद वहां पर रीडिंग कुछ और आई। यानी कि एमीटर एक टाइम पे नाइक्रोम के लिए कुछ रीडिंग ले रहा था, उसी टाइम बल्ब के लिए कुछ और रीडिंग ले रहा था। यानी कि एमीटर क्या मापन करता है, धारा का मापन करता है, करंट मेजर करता है। यानी कि दोनों बार दोनों केस में अलग अलग करंट आए। अब सवाल है, व्हाई डू दे डिफर, सर ये क्यों अलग आए। certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resist the flow। तो ये इसलिए कम आए क्योंकि एक कह रहा था करंट को चलो ठीक है बहने देते हैं, और एक करंट को क्या कह रहा था, रुकावट दे रहा था। यानी कि एक का प्रतिरोध ज्यादा था और एक का प्रतिरोध कम था। यही बात समझनी है, तभी तो करंट अलग अलग आया होगा। अगर दोनों का प्रतिरोध सेम रहा होगा तो करंट फिर सेम नहीं आएगा। प्रतिरोध का काम होता है करंट की रुकावट, यानी कि रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके लिए करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसके लिए करंट ज्यादा। तो यहाँ पर यही बात समझनी है, एक बहुत आसान पाथ दे रहा है कि जा करंट अब तू फ्लो कर ले अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां करंट ज्यादा आ जाएगा। और एक कह रहा है कि ना करंट, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा ढंग से, यानी कि वहां करंट का मान कम होगा और दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट क्या बन रहा है, करंट की वैल्यूज आ रही हैं। एमीटर इज मेजरिंग डिफरेंट डिफरेंट करंट इन बोथ द केसेस। जब आपने नाइक्रोम की तार लगाई तो करंट कुछ और था, जब आपने बल्ब लगाया तो करंट कुछ और। यानी कि करंट का मान दोनों केसेस में अलग क्यों आ रहा था, क्योंकि एक ना एक इसमें से कहीं ना कहीं ज्यादा
रेजिस्टेंस हमें दे रहा था। तो चलिए देखें आगे की कहानी। तो देखो, the motion of electron in electric circuit constitutes an electric current. The electron, however, are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of atom. होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, बट वो फ्री नहीं होते। फ्री मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से प्रॉपर फ्लो करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रॉपर फ्लो ना कर पाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर प्रॉपर फ्लो ना कर पाए तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसी को हम प्रतिरोध भी कह रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, याद रखिएगा। सो यही कह रहा है। So they restrain the attraction of the atom among which they move. Thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance. यानी कि कंडक्टर के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से मूव करते हैं, तो उसके अंदर करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जिस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो नहीं कर पा रहे, वो प्रवाह नहीं कर पा रहे, तो ऐसी जगह पे प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये चीज पता लग गई कि गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, अच्छे चालक कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। जिसका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि जिसमें अच्छी तरीके से करंट फ्लो हो जाए, उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर, अच्छे चालक। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, जिसके अंदर करंट कम हो, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, यानी कि जिसके अंदर ठीक ठाक थोड़ा सा प्रतिरोध होता है। और एक ऐसा जिसका हायर रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो, उच्च प्रतिरोध हो, इसको हम पुअर कंडक्टर, यानी कि हम इसको, पुअर कंडक्टर के लिए एक वर्ड और यूज होता है हमारी साइंस में, दैट इज इंसुलेटर। और इंसुलेटर्स को अपन लोग कहते हैं कुचालक। तो कुचालक कौन होते हैं, जिनका उच्च प्रतिरोध होता है। कुचालक कौन होते हैं, जिनका उच्च प्रतिरोध होता है। नॉन कंडक्टर्स बोले या इंसुलेटर्स बोले, वो कौन होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। एक एक चीज में मैं इतना दबाव डाल के इसीलिए कह रहा हूं कि आपको सारी चीजें एक ही पॉइंट पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, मेरे प्यारे बालकों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ेंगे अब हम मंडे को, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब वो फैक्टर्स देखने हैं, वो घटक देखने हैं जिससे हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो ऐसी कौन कौन सी चीज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।